हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैं इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे प्रश्नावली 7.1 त्रिभुज नामक एक चैप्टर होता है, वही हम पढ़ाने के प्रयास कर रहे थे। अध्ययन की किताब हमारे पास है। एक वीडियो हमने बना ली थी जिसमें हमने त्रिभुज को थोड़ा बेसिक से समझाने का प्रयास किया था और एक दो नंबर प्रश्न को हमने हल करवा दिया था। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। कहोगे सर आप फास्ट तो चल ही रहे हो। तो पिछली वीडियो में बहुत स्लो चलने की वजह से काफ़ी कम बता पाए थे। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया है कि त्रिभुजों के सर्वांग क्षमता की कसौटियाँ। देखिए बात ये होगी, इस प्रश्नावली में चलने वाला यह पूरे अध्याय में यही चलने वाला है कि दो त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना होगा या फिर सर्वांगसम दिए गए होंगे, उनसे कुछ चीज़ें निकालनी होंगे। अब बात यह हो गई कि हमने आपको पहले बताया था कि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम तभी होंगे जब उनके तीनों भुजाएं बराबर हो, संगत भुजाएं बराबर हो, तीनों संगत कोण बराबर हों। ऐसी स्थिति ये होती है तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यानी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। ऐसा ये मामला फिट होता है। लेकिन जब सिद्ध करना होता है तो यहाँ पे देखिए तीन भुजा तीन कोण, टोटल 6 एंटिटीज़ मतलब 6 चीज़ें होती हैं और जिनको बराबर करने वाली बात होती है। लेकिन अगर उस 6 में से आप कोई भी 3 बराबर कर पाते हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो उन तीन चीज़ों में क्या क्या आती हैं? सबसे पहला जो नियम आ जाता है SAS यानी साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा, यानी कि दो भुजाएं और उनके बीच बनने वाला कोण अगर आप बराबर कर पाते हैं, दिखा पाते हैं, कहीं पे देखने को मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम दिखे, मतलब इनके बारे में थोड़ा बहुत हमने आपको बताया था। खैर बस आप इतना सा समझे और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है कि जो दूसरा प्रकार हो जाता है सर्वांग क्षमता का, ठीक, वो हो जाता है कोण भुजा कोण, यानी एंगल साइड एंगल। यानी ऐसे दो त्रिभुज होने चाहिए, ठीक, जिनमें देखिए जो साइड मतलब बीच में एक भुजा बराबर हो जाए और इधर किनारे वाला कोण ये वाला कोण ऐसे बराबर हो जाए। ठीक, तो ऐसे दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो SAS और ASA आपने समझ लिया होगा। ठीक, ये प्रश्न आपको जब देखने को मिलेगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि इनमें मामला क्या होने वाला है। सब कुछ आप ध्यान से देखेंगे, मतलब सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा धीरज रखें। इसमें ढेर सारे उदाहरण हैं, उदाहरणों को आप देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। चाहे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं। त्रिभुज के कुछ गुणधर्म है वो देख लेते हैं। इसमें प्रमेय नंबर 1, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर होते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने के कोण दोनों कोण बराबर होंगे। ऐसा मामला ये बैठता है। इसको सिद्ध करने वाला ये प्रमेय दिया गया है। इसको सिद्ध करने का ये जो तरीका होता है किसी एक वीडियो में हम लाने का प्रयास करेंगे। एक वीडियो बन जाए ताकि ये पूरा सिद्ध करते हुए आपको दिखाया जा सके। तो ये मामला अभी अलग रखते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका ठीक विलोम भी होता है एक प्रमेय 2 कि अगर त्रिभुज की सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण की भुजाएं समान होती, मतलब बराबर समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती है। यानी कोण बराबर हैं तो भुजाएं बराबर होंगे और भुजाएं बराबर हैं तो कोण बराबर होंगे। यही दोनों मामले होते हैं। ठीक, तो ये दो प्रमेय हैं जो आपको याद रखने हैं। प्रमेय तो सिद्ध करने वाली बात अलग होती है, लेकिन प्रमेय का जो प्रयोग है वो आपको याद रखना होता है। अब यहाँ पे और बाकी सारे उदाहरण जो है उसमें उदाहरण ही है, केवल नियम और नियम कुछ नहीं है। अब पहला जो प्रश्न हमने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था उसमें ये इन्हीं मतलब कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर वाला नियम लग रहा था। दूसरे वाले को हमने सिद्ध करवाना सिखा दिया था कि किस इसमें क्या संबंध है, कौन सा सर्वांगसम है। ये मामला हो चुका था। अब हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 में क्या मामला है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहे हैं कि दी गई आकृति में ये दोनों आकृति दी गई हैं, इनमें ये दोनों सर्वांगसम है। कौन से नियम से ये दोनों सर्वांगसम हैं? तो हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। ठीक, ऐसे हमने चित्र बना दिया। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। यहाँ पे 35 डिग्री दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 72 डिग्री दिखाई दे रहा है। एक लाइन यहाँ पे खींची गई है
और बाकी सबके पास ऐसा खींचा गया है, कोई मामला कोई मतलब नहीं है, सब सही है। ये ऐसा हो गया, ठीक है, लगभग वैसा थोड़ा सा गंदा बन जाता है तो उसके लिए टेंशन ना लें। DEF। तो आइए चलिए इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे करना क्या होगा कि कौन से नियम से ये सर्वांक्षम है, ऐसा करने के लिए हमें देखिए यहाँ पे दो कोण तो दिए गए हैं पर यहाँ वाला कोण हमको पता नहीं है, वो पता होना चाहिए, बिना उसके तो काम ही नहीं बनेगा। अच्छा, इसमें एक लाइन दी थी तो हमें यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण पता करना होगा, मतलब यहाँ वाला कोण, तभी काम हो पाएगा। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा त्रिभुज ABC में। भाई होता यह है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इन सभी का योगफल 180 अंश होता है। कोण A के बारे में हमें नहीं पता है, ये है 35 अंश और ये है 72 अंश, ठीक, 180 अंश। तो कोण A बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर उधर घटा देंगे, 180 में से घट जाएगा ये 5 2 7 और 7 3 10, 107 अंश है। घटा लेंगे 10 में से 7 के 3 और 7 में से 0 73 अंश है। कोण A 73 अंश है, यानी 73 बराबर हो गए। अब ये वाला भी हमको करना है। तो त्रिभुज का नाम है DEF में कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 अंश। D है 73 अंश प्लस E का नहीं पता है और ये 72 अंश। ऐसे लिखना होगा प्रॉपर तरीके से, इस वजह से मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, अन्यथा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इनको जोड़ लेते हैं, 3 2 5 7 7 14। तो घटा लेते हैं, 10 में से 5 गेन 5, 7 में से 4 गेन 3, 1 में से गेन 0, 35 अंश। यानी यहाँ पे हो गया 73 अंश और यहाँ पे हो गया अब 35 अंश। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला कोण बराबर है। यहाँ पे हमको कोण A बराबर कोण D बराबर ये 73 अंश है और यहाँ पे देखेंगे AB बराबर DE, AB बराबर DE, तो ये दिया है और ये तो दिया नहीं था, ये तो हमने बनाया था खुद से ना, और इस वजह से दिया है नहीं लिखा। यहाँ पे कोण B बराबर कोण E, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये दोनों हैं 35 अंश के। तो दो कोण बराबर हो गए, एक बीच की भुजा बराबर हो गई। तो एंगल है ना, कोण है, तो ASA एंगल, साइड एंगल, ये क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको पहचानना होगा। ये क्या है? कोण है तो एंगल, ये क्या है? भुजा है तो साइड, ये क्या है? एंगल है, कोण है तो ये ASA नाम से ही लिखना होता है, इसमें कुछ और नहीं होता है, ठीक। सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। तो यहाँ पे सर्वांग क्षमता कौन सी लगी? ये वाली दिखाई दे रही ना, हालांकि ये लाइन नहीं खींचनी रही थी। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से नियम से, तो ये हमको नियम पता चल गया, ASA सर्वांग क्षमता से, तो आंसर हो गया, ठीक। तो ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, ABCD समांतर चतुर्भुज है। और तब से देखिए यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करना होगा, पहले तो ये लिखना होगा दिया है, ऐसे लिखना होगा हेडिंग डाल के, उसके बाद इसको लिखना होगा, फिर ये भी लिखना होगा सिद्ध करना है
क्या सिद्ध करना है वो भी लिख लेना होगा। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम इसको चिन्ह के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे हिंदी में नहीं लिखेंगे, ठीक, चिन्ह के साथ रिप्रेजेंट करते हैं CDB, ये हो गया। अब चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, ठीक है, ऐसे ABCD हम बना देते हैं। चूंकि ABCD कैसा है भैया, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसलिए हमारा जो ये AB है वो बराबर होगा CD के, या फिर DC लिख देते हैं या फिर CD लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमारा जो AD है वो बराबर होगा ये BC के। हालांकि ये डिटेल्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, काम चल जाता वैसे भी। आइए चलिए पहले ABD मतलब देख लेते हैं किसको सिद्ध करना है। ABD यानी ये वाला लाइन खींचने के बाद ये एक त्रिभुज बन जाएगा, ये एक दूसरा त्रिभुज बन जाएगा, ये दोनों सर्वांगसम है, ऐसा सिद्ध करना होगा। इनको सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, थोड़ा समझते हैं, क्या प्रयास करते हैं कि अगर ये वाला कोण बराबर हो जाए किसी के इसके तो हो जाएगा काम, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगी, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन हो जाएगी, दोनों में बराबर हो जाएगी, ठीक। तो ऐसे में मामला बन जाएगा। तो ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मामला देखने के साथ में आगे बढ़ा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हर बार हर चीज़ काम आ ही जाए, थोड़ा सा अपना सा लगाना पड़ता है दिमाग। तो चूँकि ABCD समांतर चतुर्भुज है तथा BD इसका विकर्ण है, क्या भैया, विकर्ण है, ठीक है। तब भैया यहाँ पे ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे, बात समझाते हैं। देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, ठीक, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो चूँकि DE DC समांतर AB, ठीक है, DE जो DC है वो AB के समांतर है, तिर्यक रेखा BD है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों कोण एकांतर कोण हो जाएंगे बराबर। कोण ABD बराबर कोण CDB ये एकांतर कोण हो जाएंगे। एकांतर कोण के बारे में आपने या 7वां चल रहा है, 5वें या 6वें में पढ़ा होगा, जहाँ पे रेखा और कोण आपको मिले थे, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए यही रेखा समांतर होने से ये वाला कोण बराबर नहीं हो पाएगा, हम यहाँ पे कहेंगे AD समांतर BC। जो AD है वो समांतर है BC के। तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा हमारी कौन सी है, BD फिर से है, ठीक। ये दोनों रेखाएं समांतर, ये तिर्यक रेखा है, तो इनके साथ ये जो कोण बना है ये एकांतर कोण होगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण इसका नाम लिखेंगे CBD, कोण CBD बराबर कोण ADB। ये कैसा हो गया, एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसको हम समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब हम लिखेंगे इन मतलब दोनों त्रिभुजों को जो सर्वांगसम सिद्ध करना है उनमें देखेंगे कि हमारा जो कोण है ABD, ये वाला कोण इसके बराबर है। चूँकि ठीक है कोण ABD बराबर है CDB के, कोण CDB ये हमने समीकरण 1 से निकाला है, समीकरण 1 से, तथा इनमें जो एक भुजा हमको लेने चाहिए BD,
ये बराबर हो जाएगा DB लिख देते हैं, DB। अब आप कहेंगे नाम उल्टा पुल्टा क्यों लिख रहे हैं? उभयनिष्ठ पहले लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। देखिए बात ये होती है कि इसमें नाम देखिए ABD ऐसे घूम के आ रहा है, और इसमें CDB घूम के आ रहा है। तो वही एक सीक्वेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आपको अगर तुरंत ना समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा इसका समय दीजिए, थोड़ा धीरज रखिए, पेशेंस ज़रूरी है इसके साथ में, तब जाके कुछ ये नाम आपको समझ में आएंगे। समझ में क्या आएंगे, थोड़ा सा ऐसा आप यूजुअल हो जाएंगे, एकदम फैमिलियर हो जाएंगे इसके साथ कि हाँ चलो कोई बात, फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नाम लिख दो सब सही है। भुजा तो एक ही है, लेकिन इस त्रिभुज को देखते हुए ऐसे घूम रहे हैं, इस त्रिभुज को देखते हुए ऐसे घूम रहे हैं, तो नाम पहले BD मिल रहा है, फिर DB, इस त्रिभुज के लिए DB मिल रहा है। इस वजह से ऐसा उल्टा पुल्टा नाम हम लिखते हैं, ठीक। तथा ये जो कोण हमने सिद्ध किया था, कोण CBD बराबर कोण ADB, ये समीकरण 2 से हो गया, ठीक। तो ये 3 चीज़ें बराबर हो गई हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तब त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CDB, और यहाँ पे कोण भुजा कोण यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, ऐसा हम लिख देंगे और काम हो गया भाई, इति सिद्धम, ठीक है। ओके आई थिंक ये थोड़ा बहुत मैं समझाने का प्रयास कर पाया हूँ। देखिए त्रिभुज में यही मुश्किल होता है। क्या मुश्किल होता है? इनके नाम को देखिए, इनके नाम में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। मुख्य चीज़ यही है कि जब भी कहीं भी कोई चीज़ बनी है जैसे यहाँ वाला कोण है, इस कोण का नाम क्या लिखा जा सकता है? ABD लिखा जा सकता है, DBA लिखा जा सकता है, कोण B भी लिख सकते हैं एक स्थिति में, पर ज़्यादातर प्रयोग नहीं करते हैं। जब भी दो कोण चिपके हुए हों तब ऐसे कोण B डायरेक्ट कह के काम नहीं करा पाते। कोण A कह सकते हैं पर कोण B नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दो कोण चिपके हुए हैं, B पे ही बन रहे हैं ना, तो समस्या हो जाएगी समझने में। तो किसी भी कोण को दो अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है, उसके लिए आपको समझना होगा कि हाँ ये सही है, ऐसा हो सकता है। किसी भी भुजा को BD या फिर DB पढ़ा जा सकता है, एक ही प्रश्न में प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए आपको संतुष्टि रखनी होगी कि हाँ एक ही सवाल में दो अलग अलग नाम प्रयोग किए जा सकते हैं, और फिर घुमाना आना चाहिए, ठीक। घुमाने के लिए भी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, वो प्रश्न में पहले ही दिया रहता है। ये देखो ये घुमा रहे थे, ABD कह रहे थे, ABD ये ऐसे कह रहे थे, फिर CDB ऐसे घुमा रहे थे, तो ये हो रहा था। अच्छा, ये घुमाने का मतलब क्या बना, क्यों ऐसा घुमाया गया? कारण यही है कि ये जो C है कोण वो A के बराबर है, ठीक, और ये भुजा जो है इसके बराबर है, फिर ये इसके बराबर है। लाइन से आते जाइए, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने शुरुआत की, फिर हमने इस भुजा की बात की, फिर ओके, तो यही एक ये है, फिर ये भुजा की बात की। अब मान लीजिए ये कोण इसके बराबर है, तीसरी चीज़ की हम बात कर ले रहे हैं। चौथी चीज़ ये भुजा, ठीक। पांचवी चीज़ ये कोण, समझ में आ रही बात? फिर छठी चीज़ ये भुजा, और फिर ये भुजा, तो 6 चीज़ें बराबर होती हैं। घुमा के देखेंगे तो ऐसा समझ में आता है कि ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो दोनों में बराबर तो है ही। तो इस मामले में आपको थोड़ा सा देखना समझना आना चाहिए, धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक, समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ताकि आप इन्हें थोड़ा सा अच्छे से पचा पाएँ, और अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में हमको दिया गया कि एक आकृति में
त्रिभुज ABC की समान भुजाएं ए बी और ए सी। जो ए बी और ए सी है वो क्या है, समान भुजाएं हैं। और दो बिंदु P और Q इस प्रकार हैं कि AP बराबर PQ है। AP और AQ बराबर है। तो सिद्ध करना है जो हमारा CP है और ये BQ है, ये बराबर है। तो हम लिखेंगे दिया है, प्रश्न की शुरुआत दिया है से करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमारे पास ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। कौन बराबर हैं, AB बराबर AC है। ये दोनों स्थित हैं, इसको लिखने की आवश्यकता तो मुझे नहीं उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, इस वजह से मैं नहीं लिखता हूँ। AP बराबर AQ बराबर है, ये भी दिया है तो वो भी हमने लिख लिया। तो एक चित्र भी तो सस्ता से बना ही देते हैं, ये हमने बना दिया। इसका नाम AB, यहाँ पे C रख दिया, यहाँ पे P, यहाँ पे Q रख दिया। तो इसका नाम P हो गया, इसका नाम Q हो गया और इनका मिलान किया गया था तो हम भी मिलान कर ही देते हैं। और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है वो भी देख लेते हैं। CP हमें दिखाना है, CP बराबर है BQ के बराबर है। अच्छा, एक इसको बराबर करने के लिए हमें त्रिभुज सर्वांगसम प्रूव करने पड़ेंगे, ठीक। अब देखो, बिना त्रिभुज सर्वांगसम किए कुछ काम हो नहीं पाएगा। अब देखो भाई, बात ये है कि आपकी ये AB और ये AC बराबर है, यहाँ दिया है, और जो AP है और ये जो AQ है वो बराबर है, यहाँ दिया गया है। और यहाँ पे आप CP कह दीजिए, BR कह दीजिए, इनको बराबर करना है। तो एक त्रिभुज बना रहे हैं ये लोग। कैसा त्रिभुज बना रहे हैं, अगर मैं आपको रंग कर दिखाऊं, अगर मेरी पेंसिल मिल जाए मुझे तो तब तो मैं रंग कर दिखाऊं। मेरी पेंसिल कहाँ खो गई, मिल गई। तो आप इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एक ऊपर वाले, और हम कह सकते हैं कि ये दूसरा त्रिभुज की भी बात कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। एक तो ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, दूसरा इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तब काम बन जाएगा, ठीक। क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये और ये उसी त्रिभुज में मिल पा रहे हैं। तो हम त्रिभुज ABQ लेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ABQ तथा, ठीक है, ABQ हो गया तो ACP, त्रिभुज ACP में AB बराबर AC। देखो, दोनों त्रिभुजों में दिया है, मतलब चल रहा है। और ये हो गया। अच्छा, एक कोण बराबर है। ये जो कोण है वो दोनों त्रिभुजों में है, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है। तो कोण A हम लिख सकते हैं, यहाँ पे दो कोण तो बने नहीं है, केवल एक कोण है। तो कोण A बराबर कोण A लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि ये उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। ये हो गया। और हमारे पास ये जो AP इस त्रिभुज का हिस्सा नहीं है, इस त्रिभुज का हिस्सा AQ है। तो AQ बराबर AP, ये पहले से दिया है, तो ये दिया है। कहाँ दिया है, ये दिया है, ठीक है। AQ बराबर AP या फिर AP बराबर AQ, एक ही बात होती है। तो दो भुजाएं और एक बीच का कोण बराबर है, तो हम ये लिखेंगे भुजा यानी कि साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। कौन से दोनों त्रिभुज, जिन दो, तो सर्वांग क्षमता से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम। कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABQ सर्वांग सम, त्रिभुज ACP, ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे CPCT द्वारा, CPCT क्या कहता है कि दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं तो इनके संगत भाग बराबर होते हैं। कौन से संगत भाग बराबर हो जाएंगे, जैसे हमको यहाँ पे CP और BQ चाहिए था, तो ये BQ और CP लाइंस दिखाई दे रहे हैं ना, ध्यान से देखो। पहला छोड़ के आखिरी में दोनों लाइन से होना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस नहीं मिलेगा तो ये सर्वांग सम मतलब बराबर सिद्ध नहीं कर पाओगे, सीक्वेंस मिलना चाहिए। तो CPCT द्वारा हमारा जो BQ है
वो बराबर है सी पी के, या फिर आप कह सकते हो कि हमारा सी पी बराबर है बी, क्योंकि यही हमें सिद्ध करना था। और हम लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है भैया, तो ये मामला हो गया। तो आई थिंक कि मैंने थोड़ा बहुत समझाया है आपको। चलो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।